हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए कैप्सूल क्लास के साथ में। और बहुत ही दमदार ये क्लासेस हैं, जो लोग देख रहे होंगे बहुत मजा आ रहा होगा। भैया कमेंट करके बताना। आज हम लोग 5-6 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं भैया। ठीक है, तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है भाई, वो एक न्यूमेरिकल है। ध्यान से समझना, एक न्यूमेरिकल आया है कि इफ 50%, कोई कठिन नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो भैया कि 50% एंड 75%, इफ 50% यानी 50% और 75% ऑफ अ सब्सटेंस डीकंपोज, यानी हमारे पास कोई पदार्थ रहा होगा। हमने आपको बताया था शुरुआत में मात्रा कितनी होती है ए, खर्चा हो जाती है कितनी x, तो बचती कितनी है a माइनस x। सरल भाषा में कहें तो शुरुआत में जो मात्रा हम लोग लेते थे उसे a कहते हैं, जो मात्रा खर्च हो जाती है उसे x कहते हैं भैया। ठीक है, x की तो याद सबको आती है, बची हुई मात्रा क्या होती है, a माइनस x कहलाती है। तो कह रहे 50% और 75% खर्च हो गई। अब इसमें टाइम कितना लगा, तो 50% में 100 सेकंड लगे, 75% में 150 सेकंड लगे। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको कोटि बतानी है कि जीरो कोटि है, कि प्रथम कोटि है, कि द्वितीय कोटि है, कि तृतीय कोटि है। तो आप कैसे बताओगे भैया? ठीक, तो इसका तरीका क्या है? तरीका ये होता है कि भैया ये जो आपको आंकड़े दे रखे हैं, ये आप मान रख रखे देखोगे। जैसे हमने आपको जीरो ऑर्डर के लिए बताया था, जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन होती है k बराबर x अपॉन टी। ध्यान से समझो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस का x मेरे भाई। ठीक है, हमने आपको बताया था दो ही इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, एक जीरो मतलब एक जीरो ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। तो आप इन दोनों में ही रख के चेक कर लो, इन दोनों में से ही एक होगा, या तो जीरो ऑर्डर होगा या फर्स्ट ऑर्डर होगा। इसके अलावा आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना डिटेल आपके कोर्स में है ही नहीं भैया। ठीक है, तो कैसे रख के देखेंगे मेरे भाई? तो हमने कहा यार पहले जीरो ऑर्डर ही रख लेते हैं, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन सरल है, k बराबर x अपॉन टी है। तो हमने यहां पर मान रखा, देखो भैया हमने लिखा इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हमने जीरो ऑर्डर की इक्वेशन k बराबर x अपॉन टी है, k का मान रख दिया। क्या कह रहा है भैया? 50% खर्च हो गई। पहले कितनी थी a, आधी खर्च हो गई, तो कितनी बचेगी a अपॉन 2। भैया किसी का आधा रह जाएगा, समझो। पहले मात्रा कितनी थी a, कह रहे 50% खर्च हो गई, तो कितनी बचेगी मेरे भाई? आधी बचेगी ना। तो a/2, किसी का भी आधा करना हो 2 से भाग दे देंगे, और 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। तो x का मान 0.5 a है, यानी बची हुई मात्रा आधी है। बटी में t का मान कितना है? 100 है भैया। तो जब हमने पहला वाला सिनेरियो लगाया तो k का मान इतना आ गया भैया। ठीक, अब हमने दूसरा सिनेरियो लगाया। दूसरे में कह रहा 75% भैया खर्च हो गई है। ठीक है, और तो 75% जब खर्च हो गई है, ध्यान से समझो मेरे भाई, हमने कहा कि पहले मात्रा कितनी थी a। ठीक है मेरे भाई, पहले मात्रा कितनी थी a, खर्चा कितनी हो गई x, यहां कितनी कह रहा है? 75% खर्च हो गई। तो 75% का मतलब क्या? इसका 0.75 a मेरे भैया। a पूरा है यानी कितना है? यहां समझो, a का मतलब क्या है? 1। इसका 50% क्या होगा? 0.5। इसका 75% क्या होगा? 0.75। इसका 90% क्या होगा? 0.9। ऐसे तो चलेगा। तो जब 75% खर्च हो गई है, तो यानी x की मात्रा कितनी है? 0.75 है। बटे में कितना है मेरे भाई? 150 लग रहा है समय, क्योंकि यहां तो 100 लग रहा था। जब 75% खर्च हुई तो 150 सेकंड लग रहा है समय। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर भैया कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं, 1 और 2। तो नीचे हमने 2 जीरो बढ़ा लिए, हमने आराम से काट दिया। 15 पंजे 75 होता है, 15 धाम 150 होता है, और 2 जीरो मेरे भैया होते हैं। ठीक है, एक जीरो के लिए एक पॉइंट लगा दिया, 0.5 a फिर से आ गया, और बटे में 100 आ गया भाई। ठीक है, यानी जब हमने 2 केस हमें दे रखे थे, एक 100 सेकंड वाला, एक 150 सेकंड वाला, और दोनों केसेस को जब हमने जीरो ऑर्डर वाली इक्वेशन में रखा तो सेम आंसर आया। देखो k का मान यहां भी उतना ही आया है, और k का मान यहां भी उतना ही आया है। इसका मतलब ये जिस रिएक्शन की बात करी जा रही है वो जीरो ऑर्डर, तो हमने लिख दिया बोथ गिव द सेम k, यानी दोनों केसेस में k की वैल्यू सेम प्राप्त हो रही है। कब? सो डेटा फिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये जो डेटा है ये k बराबर x अपॉन टी यानी जीरो ऑर्डर में फिट हो रहा है। इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है भैया। ठीक, बिल्कुल आसानी से इस तरीके से ये सवाल लगते हैं। ठीक,
दूसरा क्या है, सरफेस टेंशन क्या होता है, ये भी MJPRU के पेपर में भी आया हुआ है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आता रहता है। क्या होता है सरफेस टेंशन? भैया आपने 11th में पढ़ा होगा पृष्ठ तनाव। क्या होता है पृष्ठ तनाव? भैया तनाव को टेंशन तो T से लिख देते हैं। बल होता है भैया, ठीक है, खिच्चू जितना मचा और लंबाई हो गई बटे में। भैया अगर लंबाई का मान 1 मान लें तो 1 लंबाई पे लगने वाले बल को ही हम लोग तनाव कहते हैं। तनाव मतलब क्या? खिच्चू, जितना खींच पाओ, जितना बल लगा पाओ, वही तनाव है मेरे भाई। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा मेरे भाई, हमने क्या लिखा? हमने लिखा वह फोर्स जो किसी लिक्विड की सरफेस पर, बस खास बात यह है ये लिक्विड पे सरफेस टेंशन काम करता है, पृष्ठ तनाव होता है भाई, ठीक है। वह फोर्स जो किसी लिक्विड की सरफेस पर यूनिट लेंथ, अभी हमने आपको बताया क्या फार्मूला, F/L। नीचे वाले की वैल्यू कितनी मान लो 1, तो ऊपर वाले दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। यानी किसी लिक्विड की सरफेस पर यूनिट लेंथ यानी लंबाई अगर 1 हो तो जितना बल लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। यही लिखा है, सरफेस पर यूनिट लेंथ पर सरफेस के परपेंडिकुलर वर्क करता है, उस फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। फार्मूला क्या होता है? T बराबर F/L। T क्या है? पृष्ठ तनाव है। F क्या है? बल है। L क्या है? लंबाई है। लंबाई जब यूनिट है तो जितना बल लग रहा है उसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। ऊपर मेरे भाई बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। नीचे लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। और सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश है मेरे भाई, सदिश राशि है, इसमें दिशा की जरूरत पड़ती है भाई, ठीक है। इस पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या पड़ेगा? बहुत सरल है। देखो सीधी सी बात है, हम लोग बूंदों की बात कर रहे हैं। जब आप पानी को अंधाधुंध गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? भाप बननी शुरू होगी, अंधाधुंध अणु भागने शुरू कर देंगे, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब सब बढ़ जाएगी, सब भागने लगेंगे, तो बल का मान कम हो जाएगा। और बल का मान कम मतलब तनाव कम हो गया। तो जैसे जैसे बल कम होगा वैसे वैसे तनाव भी कम हो जाएगा। तो यही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ने पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। किसी की आगी लगाओगे, कूदे कूदे घूमेगा वो, जिससे मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाते हैं, जिससे सरफेस मॉलिक्यूल्स के अंदर की ओर टेंशन भी कम हो जाता है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जब सारी कंडीशनें खत्म हो जाएं, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए, दोनों में कोई फर्क ना रह जाए, तो उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कह देते हैं। यही लिखा है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन 0 हो जाता है और लिक्विड तथा वेपर स्टेट में कोई अंतर नहीं रह जाता। भैया सब खेल खत्म, बल लगने बंद, जाओ भाप बन के उड़ जाओ, फ्री हो गए तुम मेरे भाई। तो इस तरीके से क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसी कंडीशन है जब भाई सारे प्रेशर खत्म, सारे फोर्स खत्म, सारे टेंशन खत्म, जाओ भैया वेपर बन के उड़ जाओ सर जी, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी न्यूमेरिकल है। आज के कैप्सूल क्लासेस में कुछ न्यूमेरिकल भी उठाए हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपको पेपर एनालिसिस कराएंगे। जो लोग भी कोर्स लेके बैठे हुए हो, कई बार लोगों को ये लगता है अरे यार सर जी ने दे दिया, भूले कुछ नहीं है भाई। हम भरोसा दिलाते हैं, पेपर के एक दिन पहले तक तुम्हारे संग में मचे रहेंगे। तो सब्र रखो, चैनल पे देख रहे हो कैप्सूल क्लासेस सब्सक्राइब करके रखो, और एप्लीकेशन पे कोर्स ले रखा तब भी सब्र रखो, दिन रात लगे रहते हैं। देखा होगा आवाज बदली हुई लग रही है, जुकाम है, घर वाले कह रहे क्यों बना रहे हो वीडियो? अरे बनाएंगे यार, बच्चा भरोसे पे बैठा हुआ है यार, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द RMS वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन? समझो, हमने आपको बताया था VRMS क्या होता है। VRMS होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। समझो, जिन लोगों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी कोई बात नहीं, यहां समझो। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी जो वेलोसिटी है उसका अंडर रूट निकालो, उसका मीन यानी औसत निकालो, उसका वर्ग करो, तो उसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है √3RT/m, ठीक। ये इसका मान होता है। पीछे पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ा तो आज देखो भाई, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर, कह रहे वो टेम्परेचर बताओ, विल द RMS वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन बी द सेम, यानी जो VRMS की वैल्यू है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए सेम हो जाएगी, जबकि ऑक्सीजन का टेम्परेचर 27 दे रखा है और नाइट्रोजन का टेम्परेचर हमसे पूछ रहा है। तो भैया साफ साफ लिख दिया, TN2 यानी नाइट्रोजन का टेम्परेचर पूछ रहा है। TO2 कितना दे रखा है? भैया 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। लेकिन भैया जो ताप होता है, ताप को हमेशा कहाँ में नापते हैं? केल्विन में। तो इसमें 273 जोड़ देते हैं। जब कभी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना होता है तो उसमें 273 जोड़ देते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो 273.15 होती है, 15, लेकिन पॉइंट कहां डोगे? तो 273 जोड़ देते हैं, 300 केल्विन में इसे बदल लिया, ठीक है। N2 का जो भार है वो कितना होगा? भैया नाइट्रोजन का नंबर होता है 7 का दुगना 14, तो एक नाइट्रोजन का भार 14 होता है, दुगना करके निकालते हैं। हम N2 की बात करें तो यहां 2 नाइट्रोजन है, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28, यानी 2 नाइट्रोजन का भार हो जाएगा
28 भैया, ठीक है। उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, 8 दूनी कितना होता है 16, O2 होगा तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो जो भार N2 के लिए है वो 28 होगा, O2 के लिए 32 होगा, ठीक। ये वाला फार्मूला लगा देंगे, कह देगा कि भैया दोनों के लिए VRMS की वैल्यू बराबर है, सवाल में कह रहा तो बराबर रख दो भैया। जब बराबर रखेंगे तो 3 कांस्टेंट है कट जाएगा, R कांस्टेंट है कट जाएगा, रूट भी दोनों तरफ है तो हटा दिया, क्या बचेगा T ऊपर तो T ऊपर, M नीचे तो M नीचे, एक तरफ N2 ले लिया, एक तरफ T ऊपर O2, M ऊपर मतलब M नीचे O2, यानी दोनों के लिए T और M की वैल्यू दे रखी है तो केवल ये दो वैल्यू रह जाएंगी। बाकी जब बराबर रखोगे तो 3R से 3R, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, ठीक, मान रख दिया। Tn2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यही तो कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द RMS वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन, कौन सा टेम्परेचर है जो नाइट्रोजन का है, तो आपसे पूछ रहा है तो Tn2 की वैल्यू पूछ रहा है। Mn2 को ऊपर भेजा, Mn2 की वैल्यू 28 है, TO2 की वैल्यू भैया कितनी है बताओ, TO2 की वैल्यू 300 है, बटे में MO2 की वैल्यू कितनी है 32 है। इसे हम लोगों ने काट पीट लिया, काटेंगे पीटेंगे तो आंसर आएगा 262.5 केल्विन में आया है, क्योंकि हमने मान 300 केल्विन में रखा है। अगर आप इसे डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना चाहते हो तो दोबारा से 273 घटा देंगे और ये रह जाएगा भैया लगभग 273 प्लस में नहीं आएगा, ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि 62 में से हम लोग 73 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड भैया, ठीक है। तो इस तरीके से भी सवाल पेपर में आते हैं जो आपको पता होने चाहिए भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। ध्यान से मेरी बात को समझो भैया, 2-3 आदमी हैं जिन्होंने बड़ा आतंक मचाया। एक आदमी था बायल, एक आदमी था चार्ल्स, ठीक है, और उसके बाद में बांटाफ आए, बहुत सारे लोग आए। इन लोगों ने यह कहा ऐसी गैसें जो बायल और चार्ल्स के नियम को पालन करेंगी, बायल और चार्ल्स को फॉलो करेंगी, वो आइडियल गैसेस कहलाएंगी, आदर्श गैस कहलाई। आदर्श गैस का मतलब कोई दिक्कत नहीं, पूरे गैसों वाले सारे गुण होंगे उनमें। लेकिन वांडर वाल्स नाम के 2 आदमी आए, उनने आदर्श कुछ नहीं होता, बेकार की बात मत करो, हर चीज में फर्क होता है, प्रेशर में फर्क होता है, वॉल्यूम में फर्क होता है, टेम्परेचर में फर्क होता है। बोले कितना होता है, तो लो समझो, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब साथ साथ चलने वाला। सुनो, इस लॉ को वांडर वाल्स ने बताया था। वांडर वाल्स ने क्या बताया, जो लॉ एक सेट ऑफ रिड्यूस्ड वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। सेट ऑफ रिड्यूस्ड मतलब क्या, कम, यानी इन्होंने कहा आइडियल वाइडियल कुछ नहीं होता, जो तुम बकवास कर रहे हो आदर्श गैस नहीं, प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, बोले सब कम होएगा, रिड्यूस्ड होगा, कम होगा, रिड्यूस मतलब कम होना, ठीक है। तो बोले क्या लेना चाहिए फिर, बोले ले ऐसे लेंगे, बोले प्रेशर को P से मत लिखो, प्रेशर को पाई से लिखो। ये जो पाई सिंबल है ये प्रेशर को डिनोट कर रहा है, रिड्यूस्ड प्रेशर को। तो इन्होंने रिड्यूस्ड प्रेशर को लिखा पाई से, P/PC कर दिया। PC क्या है, PC क्रिटिकल प्रेशर। अभी आपको बता चुके हैं क्रिटिकल एक स्पेशल कंडीशन है जहां पर चीजें बदलनी शुरू होती है, फेज बदलनी शुरू हो जाती है, उसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। इन्होंने कहा वॉल्यूम को V से मत लिखो, रिड्यूस्ड वॉल्यूम फाई से लिखो, फाई बराबर V/BC कर दिया, ठीक। ऐसे ही टेम्परेचर को T से मत लिखो, ठीक है। इन्होंने कहा टेम्परेचर को कहा लिखो, थीटा से लिखो, और ये हो जाएगा T/TC। यहां पे गलत हो गया है, इसे ठीक कर लेना, इसलिए भैया वीडियो जरूर देखा करो, ये T/TC हो जाएगा। तो इन्होंने कहा टेम्परेचर को आप T/TC से लिखो, ठीक। अब ध्यान से चीजों को समझना, इन्होंने क्या किया, P, B और T वांडर वाल्स इक्वेशन में प्रयोग आइडियल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है। यानी जो P क्या है बताओ, जो आइडियल गैस है उसका प्रेशर है, V क्या है, आइडियल गैस का वॉल्यूम है, यहां पर जो T अभी हमने लिखा आइडियल गैस का टेम्परेचर है, और जो नीचे वाले PC क्रिटिकल प्रेशर, VC क्रिटिकल वॉल्यूम, यहां पे TC होगा, सही कर लेना। तो क्रिटिकल टेम्परेचर है मेरे भाई, ये सारी चीजें उन्होंने बता दी। यदि 2 सब्सटेंसेस के रिड्यूस्ड प्रेशर और रिड्यूस्ड टेम्परेचर सेम हो तो इनका रिड्यूस्ड वॉल्यूम भी सेम होगा। समझो, पहले तो इन्होंने कहा P, B और T की वैल्यू कम होगी, कितनी, तो बोले ये पकड़ो, रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम, रिड्यूस्ड टेम्परेचर पकड़ो। बोले अब अगर इनमें से कोई 2 सब्सटेंस है, कोई 2 गैसें हैं, इनकी 2 की वैल्यू सेम है, टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, तो वॉल्यूम भी सेम हो ही जाएगा। यानी ये दोनों संग संग चलेंगे, फिर कॉरस्पॉन्डिंग में आ जाएंगे। इसी को हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। ये देखो लिखा है, यानी वॉल्यूम भी सेम होगा, अर्थात यदि 2 सब्सटेंस के रिड्यूस्ड वेरिएबल आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, तब इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट में कहते हैं भैया, ठीक है। इस तरीके से चीजें चलती हैं, तो ध्यान से मेरी बात को समझो। लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट क्या कहता है कि भैया आइडियल कुछ नहीं होता है, प्रेशर भी थोड़ा कम होता है, रिड्यूस्ड प्रेशर, वॉल्यूम भी कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है। इस तरीके से इन्होंने कुछ अपने भैया कुछ सिंबल से इन्होंने डिनोट करा, और इन्होंने कहा अगर 2 चीजें सेम हो जाएंगी, 2 गैसेस के लिए, 2 सब्सटेंसेस के लिए, तो तीसरी भी फिर सेम हो ही जाएगी। इसी को कहेंगे लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। इसके लिए इन्होंने अपनी इक्वेशन भी अपग्रेड कर दी। समझना भैया, इक्वेशन कैसे अपग्रेड हुई। वांडर वाल्स समीकरण आपको पता होनी चाहिए, आसान है, सुनो।
वॉन डर वाल समीकरण क्या होती है? P प्लस का A अपान वी स्क्वायर, ये वॉन डर वाल समीकरण है। आदर्श गैस समीकरण क्या होती थी? PV बराबर RT होती थी। इन्होंने कहा गलत, P में कुछ जोड़ो, कितना? A अपान बी स्क्वायर जोड़ो। V में कुछ घटाओ, कितना? बोले B घटाओ, बराबर में क्या है? RT। बोले ये वाली क्वेश्चन नहीं, ये वाली क्वेश्चन ठीक है, और यही वॉन डर वाल समीकरण है। ये आदर्श गैस के लिए है, ये रियल गैस। बोले अवकाश देखो, रियल वास्तविकता पे आओ, आइडियल वाइडियल कुछ नहीं होता। ठीक, तो इन्होंने अपनी क्वेश्चन दी थी, इसी को इन्होंने ठीक कर दिया। अभी बताया पाई बराबर P अपान PC था। पाई बराबर क्या था? P अपान PC था। तो अगर PC को इधर भेजोगे तो P बराबर पाई PC हो जाएगा। इन्होंने कहा रख दो इस समीकरण में। V बराबर फाई BC हो जाएगा, रख दो समीकरण में। T बराबर थीटा TC हो जाएगा, रख दो इस समीकरण में। सब कुछ भैया रख दिया। सेकेंड ईयर में हो तुम लोग, थोड़ा बहुत चीजें खुद भी दिमाग लगाया करो। रखा P की जगह पे पाई PC, ठीक। V की स्क्वायर है तो फाई BC का स्क्वायर, V की जगह पे फाई BC आ गया, T की जगह पे थीटा TC आ गया, ठीक। अब जो क्रिटिकल कांस्टेंट्स होते हैं PC BC TC, इनकी वैल्यू डेरिवेशन से निकाली जा चुकी थी। क्या वैल्यू है इसकी? PC की वैल्यू होती है A अपान 27 B स्क्वायर, ठीक। यहां तो आपको डायरेक्ट ही याद करनी पड़ेगी, लेकिन ये डेरिवेशन आपके कोर्स में किसी कैप्सूल क्लास में हल करा देंगे, ठीक है। BC की वैल्यू 3B होती है, वरना आप सर्च करना क्रिटिकल कांस्टेंट्स, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट, अपनी वीडियो नंबर 1 पे आएगी, 8 PC BC बराबर 3 RTC। उसमें ये वैल्यू हमने निकलवाई है यूट्यूब पर ही, तो कोई हवा में नहीं कर रहा, ठीक। VC की वैल्यू 3B होती है और TC की वैल्यू 8A अपान 27 RB होती है, ठीक है। PC की वैल्यू A बटे 27 B स्क्वायर रख दी, A रख दिया। BC की वैल्यू 3B है, स्क्वायर चल रहा तो 3 3 9B का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ BC की वैल्यू 3B रख दी, R रख दिया, थीटा रख दिया, TC की वैल्यू 8A अपान 27 RB रख दिया भैया, ठीक है। फायदा क्या हुआ? देखो R से R कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो कॉमन है बाहर निकालेंगे, पूरा A कॉमन है, बाहर आ गया। 9B स्क्वायर कॉमन है, बाहर आ गया। 9B स्क्वायर तो 9 3 27 बचा, B स्क्वायर तो कॉमन चला ही गया, केवल 5 स्क्वायर बचा। यहाँ B कॉमन है, B निकाल लिया, 3 5 माइनस का 1 बचा। A से A कैंसिल हो गया, B से भैया B कैंसिल हो गया। ये देखो, ये B है, एक B ये है, B और B, ये वाला B जब ऊपर आएगा तो B स्क्वायर हो जाएगा। ये B स्क्वायर से B स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। ओवरऑल सब कट गया भैया। कटने के बाद क्या बचा? पाई बाई 3 बचा, 1 अपान 5 स्क्वायर बचा, 3 पाई माइनस 1 बचा और 8 थीटा अपान 3 बचा। ये वॉन डर वाल्स इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है काय में? इक्वेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, यानी इन्होंने जो रिड्यूस्ड प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया है, उस इक्वेशन को भी इन्होंने निकाल के दिखाया कि हमारी जो इक्वेशन है उसे इन टर्म्स में भी लिख सकते हैं। पाई रिड्यूस्ड प्रेशर है, फाई रिड्यूस्ड वॉल्यूम है और थीटा रिड्यूस्ड टेम्परेचर, तो इस टर्म में भी इन्होंने लिख के दिखा दिया भैया, ठीक है। आज हम लोगों ने थोड़ा सा जो कठिन कठिन चीजें पेपर में आती हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को कवर किया, ठीक है, कुछ उल्टे सीधे डेरिवेशंस को कवर किया। तो भैया जितने लोग भी वीडियोस देख रहे हो, हम आपसे यही कहेंगे, अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हो, हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, लगभग हम आपको 8 से 10 कैप्सूल क्लासेस देंगे, ठीक। अभी देखते रहो, पेपर के टाइम पे इन 10 कैप्सूल क्लासेस को रिवाइज कर लेना, ठीक। जाके पेपर देना, सब 75 में से 50 प्लस नंबर का पेपर ना फंसे, आके कमेंट में गाली बकना, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो भैया हम इतना नहीं इंतजार कर पाएंगे, 6 दिन बाद 7 दिन बाद कैप्सूल क्लासेस पढ़ते हैं, तो भाई हमने एप्लीकेशन पे एक कोर्स बनाया है 399 रुपए का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। वहाँ पे बहुत सारी बढ़िया वीडियोज जो हमने पहले बनाई थी सब इकट्ठी करके एक जगह पर डलवा दी और उसे भी अपलोड करते रहते हैं। ये कैप्सूल क्लासेस जो बन रहा है ये भी विद PDF वहाँ पर मिल जाएंगे। YouTube पर पढ़ रहे हो तो इनकी PDF कहां मिलेगी? फ्री में अपना चैनल है टेलीग्राम पर, BDKDN BSc, ठीक, उसे ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। जैसे ही कोई कैप्सूल क्लास आएगा उसकी वीडियो और साथ में PDF आपको वहां पर मिलती रहेगी, ठीक। तो जैसे भी पढ़ रहे हो, चाहे ऐप पर पढ़ रहे हो, YouTube पर पढ़ रहे हो, हम भरोसा दिलाते हैं आप 75 में 75 का पेपर करके आओगे। एक आखिरी बात, कई बच्चे कह रहे थे सर फिजिक्स का क्या है? फिजिक्स भी आएगी भाई। तबीयत पिछले 4-5 दिनों से बहुत खराब है, ठीक, कोशिश पूरी कर रहे हैं। आज भी सुबह आए थे 9 बजे, रात का 9 बजने वाला है, तो ओवरऑल लगे हुए हैं। परेशान मत हो, आपके पेपर से पहले लगभग सब कुछ हो जाएगा। बाकी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।